हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल अच्छे से रख पा रहे होंगे, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत हमारी नासाज थी, इसीलिए आज कुछ लेट हो गए। माफ़ी चाहूँगा। तो स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखना है, उसके साथ में ही पढ़ाई करनी है, और अगर स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो हमारी पढ़ाई कैसे हो पाएगी। मैं बात कर रहा था आपसे उत्तर प्रदेश स्पेशल में इतिहास के बारे में। उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में मैं बात कर रहा था आप लोगों से। तो मैंने उसको उत्तर प्रदेश के इतिहास को 3 भागों में आपको बताया था कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और प्राचीन भारत को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। आपको पता है कि प्रागैतिहास, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, ठीक ठाक चीज़ें पता चल गई हैं और पढ़ा भी दिया है। ठीक है। प्रागैतिहास के बारे में, प्रागैतिहास में मैंने आपको बताया था जो मनुष्य चल रहा था वो कैसा था। उसके जो ना तो पढ़ा लिखा था, ना तो उसके कोई विशेष हमारे साक्ष्य मिलते हैं, ना तो हमारे उसका कोई इतिहास मिलता है। तो हमें उसका इतिहास लिखने के लिए हमने क्या किया है, उसके जो साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों के आधार पर मन के उनके द्वारा उपयोग की गई चीज़ें, जो वस्तुएँ हैं, आवास है, गुफाएँ हैं, वहाँ पर की गई चित्रकारी है, मोर और गिलहरी इत्यादि के जो बनाए गए चित्र हैं, उनके द्वारा हम कहीं न कहीं उनके साक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तो उनके बारे में जानकारी लेते हैं और ये साक्ष्य हमें दिखाई पड़ते हैं। तो मैंने आपको बताया, देखिए आद्य इतिहास के बारे में पिछली क्लास हमारी हुई थी आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, और आज हम बात करते हैं आपसे ऐतिहासिक काल के बारे में। इतिहास लगातार चलता रहेगा। हमने आपको ये भी बताया था कि आज जो वर्तमान में है, आज जो चल रहा है, आज की क्लास कल का इतिहास हो जाएगी। तो इसीलिए हम बात करने वाले हैं आज आपसे ऐतिहासिक काल के बारे में। तो मैं बात कर रहा था ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। देखिए तबीयत थोड़ा सा हमारी ठीक नहीं थी, इसीलिए हमने क्लास को थोड़ा सा लेट किया। और इस चीज़ को आप बिल्कुल अन्यथा मत लीजिएगा। अगर ज्योग्राफी की क्लास अगर आप लोगों तक पहुंचती है तो आप देखिएगा, अगर हो पाती है तो ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि हो जाए अच्छे से। ठीक है। मैं बात कर रहा था आपके ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हमारे कौन सा दौर आता है, कौन सा समय आता है, कौन सा काल आता है, इसके बारे में जानेंगे। कौन सी सभ्यता हमारी इससे जुड़ी हुई है ऐतिहासिक काल से, हमारे इतिहास जो है कहाँ से शुरुआत होता है, हमें कहाँ से लिखित साक्ष्य मिलता है और हमने उसको पढ़ा कहाँ से है। तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ तो हमारा इतिहास जो है वैदिक सभ्यता से स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर ऋग्वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, हमारा जो पूर्व जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से हमें साक्ष्य मिलते हैं। पढ़ा लिखा जो ज्ञान है वो आर्यों के बारे में जो जानकारी है, उनके समाज, उनके रहन सहन, उनकी संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यहाँ से हमारी मतलब जो सभ्यता है वो पढ़ी भी जाने लगी थी, और उनके जो साक्ष्य थे उनको भी हमने जानकारी ली, और वहाँ से मतलब हमें उनके अध्यात्म के बारे में भी पता चला। तो समाज कैसा था उनका, चीज़ें कैसी थी उनके बारे में। तो हमारा ऐतिहासिक काल में सबसे पहले क्या आती है, वैदिक सभ्यता। क्या आती है आपकी, वैदिक सभ्यता। मैंने आपसे बात करा है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता क्या थी, क्या ऋग्वैदिक काल से ही केवल ऋग्वैदिक काल था, या वैदिक सभ्यता के बाद की भी मतलब जो समस्या थी वो भी था, ऐसा था। लेकिन वैदिक सभ्यता जो इसका समय था, पूरे वैदिक सभ्यता का लगभग 1500 से लेकर के 600 BC के आसपास था। 600 BC के आसपास का जो टाइम पीरियड था इसका लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता आने के बाद में देखिए, स्टार्टिंग में ऋग्वैदिक काल में क्या था, ऋग्वैदिक काल में पशुपालन जो उसका प्रमुख जो व्यवसाय हुआ करता था मनुष्य का, तो पशुपालन हुआ करता है ऋग्वैदिक काल में। उसके बाद में धीरे धीरे हो जाती है लोहे की खोज, और लोहे की खोज होने के बाद में क्या होता है, कृषि में परिवर्तन। और उत्तर वैदिक काल में मनुष्य कहाँ पर डिपेंड हो जाता है, एग्रीकल्चर पर, कृषि पर। तो कृषि पर डिपेंड होना लोहे की खोज होने के बाद हुआ, लेकिन उससे पहले जो गाय थी, गाय मतलब पशुपालन ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख व्यवसाय था।
सबसे ज़्यादा गाय को इसीलिए पवित्र माना गया, तब से लेकर के आज तक भी गाय को पवित्र पशु, गाय को माता लोग मानते हैं। तो यही है, ये इतिहास है पिछला, इसलिए आज गाय को इतना पवित्र माना जाता है, समझे। तो ये चीज़ है, गाय का इतिहास भी वहीं से जुड़ा है, हमारी वैदिक सभ्यता से। देखिए वैदिक सभ्यता में था कौन? वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, जन थे, उनको आर्य कहते हैं, आर्य। उन्होंने अपने आप को क्या कहा? आर्य कहा। तो मैं बात करता हूँ आपके वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता सबसे पहले जो थी, इसको हमने दो भागों में बांट लिया है। वैदिक सभ्यता का जो पहला काल था ऋग्वैदिक काल, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल की जब मैं बात करता हूँ, और दूसरा यहाँ पर आपका टाइम जोन क्या है? आपका है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल मार्कर अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का मतलब होता है वहां पर ऋग्वेद से संबंधित, ऋग्वेद में जो भी साक्ष्य दिखाए गए हैं वो सभ्यता ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। इसका प्रेफरेंस क्या है? अर्थात इसकी जो जानकारी है कहाँ से मिलती है? ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद में मिलती है आपकी। काहे में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिलती है, ठीक। ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिलती है। इसका जो समय था, ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो कब है? इसका जो टाइम पीरियड है लगभग 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, BC, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब या ईसा पूर्व। मैंने बात करी आपसे कि ऋग्वैदिक काल का जो जानकारी है ऋग्वेद में मिलती है, और मैंने बात करी कि इसके जो टाइम जोन है, इसका जो समय है लगभग यहाँ पर कितना है? 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का। यहाँ पर था क्या? यहाँ जो सभ्यता थी, यहाँ पर जो सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुई। कैसे? अब बात करता हूँ मैं उत्तर वैदिक काल की। बात कर लो उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल की जो बात है उसमें 3 अन्य वेद आए, ठीक है। अन्य वेदों की जो यहाँ पर गणना की गई, रचना की गई, ठीक। इसका जो समय काल है, टाइम है, इसका जो समय काल है, टाइम है आपका 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक की इसका टाइम जोन है। इस समय में इन्होंने अपनी सभ्यता का जो भी विकास किया हो, जो भी मतलब इन्होंने इनकी संरचनाएं, इनके कार्य, इनके मतलब जीवन शैली और इनके रहन सहन, इनकी संस्कृति, इनका समाज और सामाजिक ढांचे को इन्होंने किस प्रकार अपनाया। आपने 4 वर्ड सुने होंगे, उन सबका जिक्र यहीं से निकलता है। कब? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति ठीक थी, संपन्न थी, महिलाएं पढ़ लिख सकती थी, बाहर जा सकती थी, महिलाओं को व्यक्तियों के, आदमियों के, पुरुषों के बराबर अधिकार थे। लेकिन सारी की सारी जो महिलाओं से रिलेटेड समस्याएं पैदा हुई, मतलब जो महिलाओं को निम्न दिखाया गया, तो वो उत्तर वैदिक काल आया था। उत्तर वैदिक काल में जितनी भी चीज़ें आई थी वो महिलाओं को लेकर के, सती प्रथा, मतलब कई सारी चीज़ें, वो सब कहाँ से आया? उत्तर वैदिक काल में। मैं आपको बता दिया ये दोनों जो टाइम जोन थे कब? देखिए मैंने बताया आपको, उत्तर वैदिक काल बता दिया, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिली, और मैंने आपको बता दिया उत्तर वैदिक काल। देखिए बात ये है कि जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल टाइम जोन कितना है वैदिक सभ्यता का? 1500 से लेकर के 600 BC, 600 ईसा पूर्व तक। दोनों की मैंने बात कर ली कि मतलब जो वैदिक सभ्यता है और ऋग्वैदिक सभ्यता,
ऋग्वैदिक सभ्यता से पहले थी और उत्तर वैदिक मतलब उसके बाद का समय, या इसको हम कह सकते हैं ऋग्वैदिक सभ्यता को कहते हैं पूर्व वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक सभ्यता, ठीक, ऋग्वैदिक को। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे यहाँ पर लगभग 1000 ईसा पूर्व, कब 1000 ईसा पूर्व के आसपास क्या हो जाती है, लोहे की खोज, लोहे की खोज हो जाती है, तो लोहे के बारे में पता चल जाता है। मैंने आपको कल बताया था, कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले मनुष्य ने किसका प्रयोग किया था, तांबे का, तांबे का किया था ना। तांबे में उसने क्या मिला दिया था, प्लस इसमें टिन मिला दी थी, और इसने उपयोग कर लिया था कांसे का, कांसा बना लिया था। कांसा बनाने के बाद में मनुष्य को लोहे का ज्ञान होता है लगभग 1000 ईसा पूर्व। कब, लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का ज्ञान हो जाता है मनुष्य को, और लोहा मनुष्य के जीवन में, मानव जीवन में इतनी बड़ी क्रांति ला देता है कि कुछ कहना नहीं, मतलब जो उसने पूरी अपनी सभ्यता को ही बदल दिया। जो व्यापार, मतलब व्यापार के औद्योगिक, मतलब मान के चलिए कृषि युक्त जो सभ्यता थी वो पूर्णतः लोहे पर डिपेंड कर गई, जो कि पशुपालन पर निर्भर थी अर्थव्यवस्था, वो उनकी पूर्णतः कृषि पर लोहे के कारण चली गई। ठीक, लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो गई यहाँ पर। अब क्या है, लोहे की खोज हो गई। लोहे की खोज करने वाले थे कौन, लोहे की खोज करने वाले आर्य लोग थे। तो वैदिक सभ्यता जो थी आपकी, इस वैदिक सभ्यता में इनका प्रवर्तक किसको माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता अलग थी, उसके बाद में आती है आपकी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के जो प्रवर्तक थे ना, प्रवर्तक, ये लोग कौन थे, ये आर्य लोग थे। कौन था, वैदिक सभ्यता के प्रवर्तक थे आर्य लोग। आर्यों ने ही इस वैदिक सभ्यता को जन्म दिया और इस सभ्यता को फैलाया, इसका प्रसार किया और इसको बहुत दूर दूर तक इसको लेकर के गए। इनका निवास कहाँ पर था, इनका निवास, आर्यों का निवास कहाँ कहाँ पर था उसकी मैं बात करता हूँ। इनका निवास लगभग अफगानिस्तान से लेकर के पंजाब तक के क्षेत्र तक था। इस क्षेत्र में, अफगानिस्तान से लेकर के पंजाब तक के क्षेत्र में कहते हैं कि इनका जो निवास था प्रमुख रूप से ऊपरी गंगा घाटी, ऊपरी गंगा घाटी सुन रहे हैं आप, ऊपरी गंगा घाटी यही क्षेत्र था। और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से लेकर से पंजाब तक, कहाँ तक, पंजाब तक के क्षेत्र में इनका जो है विस्तार हुआ करता था। यहाँ पर दरअसल में 7 नदियां हुआ करती थी। उन 7 नदियों की घाटियों में पहली बार ये जो सभ्यता थी आपकी एग्रीकल्चर पर डिपेंड होकर ये आकर के आगे बढ़ी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अभी हम लोगों ने कंपेयर नहीं किया है किसका, हड़प्पा सभ्यता का और वैदिक सभ्यता का। तो इन दोनों की तुलना हम जब पढ़ेंगे तो उनमें जानेंगे कि इसमें क्या था और इसमें क्या था। इन दोनों की तुलना से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपीपीसीएस 2023 में क्वेश्चन इसी में से पूछा गया था कंपेयर करके, ठीक है। तो इन दोनों में क्वेश्चन जब यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इसको पढ़ लेना चाहिए हमें, है ना। तो कंपेयर भी इनका जरूरी है। मैंने आपको बता दिया अफगानिस्तान से लेकर के आपका पंजाब तक का जो क्षेत्र था वहां तक क्या प्रसार हुआ था, किसका प्रसार हुआ था, ऊपरी गंगा घाटी का क्षेत्र था ये। और इस क्षेत्र में जो आपकी वैदिक सभ्यता थी यहाँ तक प्रसारित हुई थी, ठीक। तो जब मैं बात कर रहा था आपसे कि जो 7 नदियां थी क्या थी, इसी क्षेत्र में 7 नदियों का क्षेत्र था
नदियों का क्षेत्र था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश प्रमुख नदी है इसमें सिंधु, इसीलिए सैंधव प्रदेश कहा गया। और इन नदियों की जो मुख्य नदी क्या थी आपकी, सिंधु नदी। इस सिंधु नदी के कारण में इसको क्या कहा गया, सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, तो 7 नदियां, वो कौन कौन सी 7 नदियां हैं उनके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। वो 7 नदियां कौन सी, उनके बारे में हम जिक्र कर लेंगे और उन नदियों के बारे में जान लेते हैं। इनसे क्वेश्चन बन चुका है और ये पूछा भी जा चुका है इन नदियों से, 7 नदियों से। तो आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आपकी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बना है आपका वो जरूरी है। जो क्वेश्चन बना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन नदियों से क्वेश्चन बन चुका है। तो नदियाँ कौन कौन सी आपकी थी, 7 नदियाँ कौन सी थी आपकी, इन नदियों की बात करता हूँ। इन नदियों में सबसे पहले एक नदी थी, आपको पता होगा, सिंधु नदी का नाम सुना है, सिंधु नदी सुना है ना, सिंधु नदी थी। और ये प्रमुख नदी थी, इसीलिए यहाँ का क्षेत्र जो है इसका नाम रखा गया था सप्त सैंधव प्रदेश। तो सिंधु प्रमुख थी। एक नदी थी आपकी यहाँ पर सरस्वती। ठीक, देखिए सरस्वती नदी, अब तो मतलब आपको पता नहीं होगा कि अब नदी है या नहीं। यहीं पर एक नदी है जिसका नाम था सतुद्री, लेकिन इसका नाम सतुद्री है। सतुद्री आप समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन इसका नाम असली वर्तमान नाम क्या है, समझ गए ना, सतलज। तो ये जो सतलज है, जो सतलज है, सतलज नदी को सतुद्री नाम दिया गया है। किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इनका जिक्र किया गया है और ऋग्वेद में जहां जहां पर इनका जिक्र है उनको इस नाम से दिया गया है, क्या, सतुद्री नाम से सतलज को कहा गया है। ठीक है, और एक नाम है इसका, इसको इधर ही लिख देते हैं, परुष्णी। परुष्णी ये कौन सी नदी है, परुष्णी। परुष्णी हम कहते हैं रावी नदी को, इसको रावी। ठीक है, तो परुष्णी नदी हो गई आपकी, और इसको कहते हैं रावी नदी को। एक नदी है आपकी व्यास, जिसको कहते थे हम उस समय विपाशा, इसका नाम क्या है वर्तमान, व्यास नदी, सुना होगा। व्यास द्वाब, व्यास सतलज द्वाब, दोनों के बीच में है जो द्वाब क्षेत्र। ठीक है, विपाशा। ठीक है, तो आपकी जो ये प्रमुख नदी है मतलब व्यास, तो इसको क्या कहते हैं, विपाशा। वैदिक काल में इसका नाम क्या है, विपाशा। एक आपकी नदी है अस्किनी, नाम तो सुना होगा अस्किनी, लेकिन पता नहीं होगा कि कौन सी नदी का नाम है। इसको हम कहते थे चेनाब को, चेनाब को अस्किनी कहा जाता था। और एक नदी थी आपकी झेलम, जिसको वितस्ता कहा जाता था। वितस्ता, क्या नाम था इसका, झेलम का नाम था वितस्ता। झेलम नदी को हम क्या कहते थे, वितस्ता। तो ये जो नदियां हैं 7 नदियां, इन 7 नदियों में सिंधु 1 हो गई, सरस्वती 2, सतुद्री 3, परुष्णी 4, विपाशा 5, अस्किनी 6 और वितस्ता जो कि झेलम नदी है, इसका नाम है झेलम वितस्ता। 7 नदियां थी और इन सब के जो मतलब जो इन सबका आसपास का जो क्षेत्र था उसको क्या कहते थे, सप्त सैंधव प्रदेश। क्या नाम दिया हमने, सप्त सैंधव प्रदेश, हो गया ना, सप्त सैंधव प्रदेश। अब होता क्या है, सप्त सैंधव प्रदेश तो बन गया, इस क्षेत्र में जो जानकारियां थी वो लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर धीरे धीरे बढ़ाने लगे।
हुआ ये कि मतलब जो पहले पशुपालन का जो दौर चल रहा था, पशुपालन में उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में पशुपालन चल रहा था बहुत बेहतर तरीके से। इनका प्रमुख जो व्यवसाय था ना, पशुपालन ही था। तो इस पशुपालन के दौर में चीजें बहुत ज़्यादा व्यावसायिक तौर पर नहीं चल रही थी। तो इसमें गाय का ही व्यापार हो पाता था। मतलब अगर बार्टर सिस्टम सुना है ना, बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि मतलब वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। तो वस्तु के बदले अब एक गाय से दूसरे व्यक्ति को गेहूं चाहिए, तो कैसे व्यापार नहीं हो पाता था। तो व्यापार के लिए बहुत सारी चीज़ें मतलब नहीं हो पाती थी। फिर कौड़ियों का व्यापार होता था, कौड़ियों से एक कौड़ी लो, एक कौड़ी से ये अनाज ले लो। कौड़ियों को मुद्रा के रूप में देखा गया। गाय को व्यापार की मुद्रा के रूप में देखा गया था उस समय के लिए। उसके बाद में हुआ ये कि लोहे का विकास हुआ। जब 1000 ईसा पूर्व के आसपास, कब लगभग 1000 बीसी के आसपास जब लोहे का विकास होता है, तो लोग क्या करते हैं, उन पंजाब के क्षेत्र से निकल करके बाहर के क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की ओर। जब पंजाब वाला क्षेत्र होता है, सप्त सैंधव प्रदेश निकल करके बाहर कुछ अलग अलग जगहों पर जाते हैं। तो वो कौन कौन सी जगह थी, ऊपरी गंगा घाटी से निकल करके लोग कहाँ कहाँ पहुंचे। 1000 ईसा पूर्व के बाद में जब लोहे का खोज हो जाता है, इस खोज के बाद में लोग कहाँ कहाँ निकले, वहां से निकल करके बाहर जाने लगे। पंजाब से निकले और पंजाब से निकलकर कई क्षेत्रों में लोग इधर उधर पलायन करने लगे। जैसे वर्तमान में क्या होता है, एक गांव के लोग देश के कई राज्यों में पलायन कर गए हैं। हमारे देश के लोग, इंडिया के, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग कई सारे देशों में लोग पलायन कर गए हैं। पलायन कर गए इन द सेंस मतलब वहीं पर लोग रहने लगे, उनका घर वहीं पर बना है, उनको नागरिकता भी वहीं की मिल गई है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। और इन चीज़ों के लिए पंजाब से जब लोग निकले, तो पंजाब से निकल कर लोग कहाँ कहाँ गए। पहली बात तो गए थे आपके गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में कुछ लोग चले गए। कहाँ पर, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र, ठीक, यहाँ पर गए कुछ लोग इससे ज्यादा और आगे बढ़ गए। और वो कहाँ चले गए, हिमालय और विंध्याचल जैसे क्षेत्रों में। हिमालय देखिए, ऊपरी वाले क्षेत्र में हिमालय और विंध्याचल पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ लोग चले गए। विंध्याचल कुछ लोग पहाड़ी क्षेत्र में निकल गए, और कुछ लोग ऐसी जगह गए कुछ लोग मैदानी क्षेत्रों में निकल गए। और उन क्षेत्रों में देखा लोगों ने कि हाँ, यहाँ पर कृषि का जो दौर है वो बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग कहाँ चले गए, मैदानी इलाकों में। वैसे मैदानी इलाका तो गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र प्रमुख था, लेकिन अन्य जगहों पर भी लोग पहुंचे गए। इन क्षेत्रों के दौर में मतलब इन लोगों के विस्तार से जो वैदिक सभ्यता थी और ज़्यादा आगे बढ़ी। जब वैदिक सभ्यता आगे बढ़ने लगी, तो बढ़ते बढ़ते कृषि का जो दौर आ गया, और कई सारे क्षेत्रों में इनका क्या हुआ, पलायन हुआ। और इस क्षेत्र को बोला गया मध्य देश। मध्य देश जो कि आज मध्य प्रदेश है, आपका मध्य प्रदेश वाला इलाका, उसको कहते हैं मध्य देश, ठीक है। तो इसको जहाँ जहाँ लोग पंजाब से निकल करके जिन जिन क्षेत्रों में लोग विस्तृत हुए, मतलब माइग्रेशन जहाँ जहाँ पर लोगों ने किया, पलायन किया, जहाँ जहाँ पर लोग रहने के लिए गए, उसको बोले मध्य देश। और लगभग भारत के, इंडिया के निचले क्षेत्रों में, गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में ज़्यादा लोग आए, और इसलिए इसको बोला गया मध्य देश, ठीक। तो आपने देखा कि मध्य देश कहाँ कहाँ पर था, ठीक, और मैदानी क्षेत्रों में पहुंचे। इसी मध्य देश में बात करता हूँ, इसी मध्य देश की। इस मध्य देश में
यूपी के कुछ ऐसे महाजनपद बाद में शामिल हुए, जो महाजनपद काल आएगा अगला टॉपिक, तो महाजनपद काल में हम आपको बताएंगे। तो इसके यूपी के कुछ ऐसे क्षेत्र शामिल थे यूपी के शामिल महाजनपद, और महाजनपदों का नाम क्या था, जो कि मध्य देश में शामिल थे। वो थे आपके कुरु, पांचाल, कुरु और आपका था पांचाल और आपका काशी। काशी का नाम सुना है ना, ठीक है। तो वाराणसी वाला, तो आपके 3 महाजनपद शामिल थे, कुरु, पांचाल और काशी। इनसे संबंधित हम जानकारी लेते हैं। तो कुरु कहाँ पर था, यहाँ के राजा कौन थे, ये आपको ध्यान रखने की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश के हैं। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में ये आपको आ सकते हैं, पूछा जा सकता है। यहाँ से प्रमुख जो क्षेत्र थे यही 3 थे मध्य देश में, और आते थे, और यही उत्तर प्रदेश में आते हैं। यूपी के शामिल महाजनपद कौन कौन से, कुरु, पांचाल और आपका काशी। मैं बात करता हूँ सबसे पहले कुरु की। कुरु महाजनपद जो था आपका, कुरु महाजनपद था आपका। कुरु के बारे में जब बात करता हूँ तो ये कहाँ से कहाँ तक था। ये जो महाजनपद है आपका, ये था आपका मेरठ से लेकर के दिल्ली और कुछ हरियाणा का क्षेत्र इसमें शामिल था। मेरठ से दिल्ली तथा हरियाणा तक, ये क्षेत्र जो था हरियाणा तक विस्तार था कुरु महाजनपद। जो इसकी राजधानी थी वो मैंने आपको बता दी। पहली बात तो इसकी राजधानी नाम अच्छे से आपने सुना हो या नहीं, लेकिन नाम यहाँ पर हस्तिनापुर था, लेकिन इसका नाम अन्य था, आसन दीवत, ये एक नाम है। इसी को कहते हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर आपने सुना होगा खूब, ठीक है। तो ये राजधानी थी आपकी कुरु महाजनपद की, और कुरु महाजनपद का जो राजा था, यहाँ के जो राजा थे, कुरु महाजनपद का जो राजा था, हो सकता है राजा पूछा जाए ना पूछा जाए, जरूरी नहीं है। ये जो राजा था अरुड़ी उद्दौलक, ये यहाँ पर क्या थे, राजा थे। और इन यहाँ पर ये राजा थे, इसका जिक्र कहाँ पर मिलता है, ये जिक्र आपका मिलता है, ये यहाँ के राजा थे और इनका जिक्र मिलता है आपके, ये बात कहाँ से पता चलती है, छांदोग्य उपनिषद से। छांदोग्य उपनिषद से पता चलता है कि यहाँ का राजा अरुणी उद्दौलक था, ठीक, अरुणी उद्दौलक था। मैं बात करता हूँ आपके पांचाल की। दूसरा आपका यहाँ पर था क्या, पांचाल। पांचाल का जो इलाका है ना, वो कानपुर के आसपास का था। कानपुर से लेकर के वाराणसी के आसपास का इलाका जो था वो आपका था, आता था पांचाल के इलाके में। कहाँ से लेकर के कहाँ तक था, कानपुर से लेकर के वाराणसी तक का इलाका जो आता था वो आता था आपके पांचाल क्षेत्र में, ठीक, वाराणसी से इस साइड का, और उस साइड में आता था आपका क्या, काशी। तो आपका दिखाई दे रहा है आपको, हाँ ठीक दिखाई दे रहा है। देखिए पांचाल का जो इलाका था कानपुर से वाराणसी तक का था, और इस क्षेत्र में वर्तमान के जो कौन कौन से जिले शामिल थे वो था आपका स्वयं फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं, ये क्षेत्र भी इसमें वर्तमान के अनुसार शामिल थे। वर्तमान जिले ये शामिल थे कहाँ पर,
आपके पांचाल वाले रीजन में। और अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मैं आपको यहीं पर देखिए, इसकी राजधानी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। मैं बात करता हूँ आपकी पांचाल की। तो जो इसकी राजधानी थी वो थी आपकी कामपिल्ले। क्या थी? कामपिल्ले। मैंने आपको बता दिया राजा यहाँ का कौन था? आरडी उद्दौलक। कहाँ का? कुरु का। और इसका जिक्र मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। और पांचाल कानपुर से लेकर के वाराणसी तक के क्षेत्र तक विस्तृत था, जिसमें वर्तमान के जो जिले हैं फर्रुखाबाद, बरेली और बदायूं तक से, मतलब वहां तक इसका विस्तार था। जो राजधानी है, बात हो रही थी आपकी यहाँ पर पांचाल की। पांचाल की राजधानी क्या थी आपका? राजधानी। तो मैं बात कर रहा था पांचाल की राजधानी के बारे में। तो राजधानी यहाँ की क्या थी? कामपिल्ले। ये थी आपकी राजधानी। कामपिल्ले राजधानी थी, लेकिन राजा यहाँ का कौन था? राजा कौन था? प्रवाहड़। नाम बड़ा अजीब सा है, प्रवाहड़ जावाली। प्रवाहड़ जावाली मतलब यहाँ के कौन थे? राजा थे। अब मैं बात करता हूँ आपकी काशी की। तो आपका काशी क्या था? काशी वाला जो क्षेत्र था, वर्तमान का जो वाराणसी का क्षेत्र है ना, यहीं पर था इसका क्षेत्र। वर्तमान वाराणसी क्षेत्र था काशी। और इसकी राजधानी भी थी आपकी क्या? काशी ही राजधानी थी, सॉरी वाराणसी। राजधानी इसकी क्या थी? राजधानी इसकी थी, मुख्य रूप से मैं बता रहा हूँ आपको, तो वाराणसी ही इसकी राजधानी हुआ करती थी, काशी की। और यहाँ का जो राजा था, वैदिक काल में यहाँ का राजा अजातशत्रु को माना गया है। और यहाँ पर राजा कौन था आपका? राजा था आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु तो यहाँ पर राजा माना गया है। तो आज की क्लास तबीयत नासाज होने की वजह से इतनी ठीक है, पर्याप्त है। और जो अन्य चीज़ें हैं वो आगे बढ़नी चाहिए। कैसी लगी क्लास आप लोग बताएंगे। अगर हमारी तबीयत ठीक होती है तो हम बेहतर से बेहतर कोशिश करने की कोशिश करते हैं। और जो आपकी चीज़ें वर्तमान में चल रही हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास में और ज्योग्राफी की क्लास में, जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। और ऐसे ही क्लास आपकी प्रॉपर वे में चलती रहे। मैं चाहता हूं कि क्लास कोई भी बंद ना हो या कोई भी क्लास पीछे ना हो, इसलिए आप सभी लोग सपोर्ट करते रहें। और तबीयत ठीक रहती है तो बिल्कुल, नहीं रहती है तब भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप सभी को क्लास मिलती रहे और आप सभी लोग एंजॉय करते रहें, आपकी पढ़ाई बाधित ना हो और पढ़ते रहें। तो कैसी लगी आपकी क्लास कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।